13 साल का बच्चा दैविक ट्यूशन पढ़ रहा था और ट्यूशन पढ़ने के दौरान लगभग शाम को 5 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आता और ये कॉल उसके पापा हेमंत चतुर्वेदी की। दैविक के पापा ने उससे कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी नाराज होकर कहीं चली गई हैं और मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ट्यूशन के बाद तुम घर पर ही रहना, मैं भी कुछ देर में घर आ जाऊंगा। जब दैविक ने ये बात सुनी तो वो जान गया कि मम्मी पापा के बीच कुछ झगड़ा हुआ है और जो रोजाना होता है, ये आम बात। इसलिए पापा की इस बात पर उसने कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त किया, ना ही उसे आश्चर्य हुआ और वो ट्यूशन के काम में व्यस्त हो गया। ट्यूशन पढ़ने के बाद जब दैविक घर को लौटा तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला बंद है और वो ताला घर का पुराना ताला नहीं था बल्कि नया ताला लगा हुआ था। अब घर के ताले की एक चाबी चूंकि उसके पास रहती थी और पुराने की जगह घर पर नया ताला लगा हुआ था, इस वजह से वो उस ताले को खोल नहीं सकता था। अब उसे ये लग रहा था कि मम्मी पापा कितनी देर में वापस घर लौटेंगे और इसी जिज्ञासा में ये जानने के लिए उसने पहले अपनी मम्मी कुमुदी को फोन लगाया तो उसकी मम्मी का फोन बंद मिला। इसके बाद उसने अपने पापा को फोन किया। संयोग से पापा का फोन लग गया और दैविक ने जब पापा से पूछा कि पापा घर लौटने में कितनी देर लगेगी, इस पर उसके पापा हेमंत ने कहा कि बेटा हमें घर आने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। और हेमंत ने उसे बताया कि इस समय वो रोहिणी के सेक्टर 18 की रेड लाइट के पास खड़ा हुआ है और फ्लैट की चाबी लेने के लिए उसने दैविक को रोहिणी सेक्टर 18 पहुंचने को कहा। दैविक उस समय चूंकि रोहिणी सेक्टर 23 अपने फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था और उसकी पापा से बात हो रही थी। वो बात होने के बाद वो सेक्टर 18 रेड लाइट के पास पहुंच गया, लेकिन जिस जगह पर उसके पापा ने उससे मिलने को कहा था वो उस जगह नहीं मिले। तो उसने एक बार फिर से पापा का फोन लगाया, लेकिन अब उसके पापा हेमंत का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने कई बार फोन लगाकर ट्राई किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ ही मिला। परेशान होकर दैविक फ्लैट पर लौट आया और मम्मी पापा के लौटने का इंतजार करने लगा। जब काफी देर हो गई, उसे अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, चूंकि उसके मम्मी और पापा के दोनों नंबर स्विच ऑफ बता रहे थे और 13 साल का ये बच्चा दैविक परेशान हो रहा था कि अब आखिर करे तो वो क्या करे। हार कर उसने अपने मामा विपुल नौटियाल, जो कि हिंदुस्तान अंग्रेजी अखबार में उप संपादक थे, उनको फोन लगाया और अपनी परेशानी की बात बताई और मामा से कहा कि वो जल्द घर आ जाएं। विपुल नौटियाल उस समय दिल्ली के ही कस्तूरबा गांधी रोड पर स्थित अपने ऑफिस में थे और अपनी बहन बहनोई के बीच रोज रोज होने वाली किचकिच से भी वाकिफ थे। 48 वर्षीय विपुल सारी बातों को जानते थे, इसलिए उन्होंने जब भांजे की बात सुनी तो वो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके पास रोहिणी चले आए। वहां उन्हें घर के बाहर दैविक रोता हुआ मिला। विपुल ने भांजे को चुप कराया और उन्होंने भी अपनी बहन और बहनोई को फोन मिलाया, लेकिन दोनों के फोन अब भी स्विच ऑफ मिल रहे थे। पेशे से पत्रकार होने के नाते विपुल नौटियाल का माथा ठनका और उन्होंने मन ही मन सोचा कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर डायल कर अपनी बात बताई और कुछ समय बाद ही थाना बेगमपुर के थाना प्रभारी राजेश कुमार, सहरावत एसआई मनदीप सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार आदि को लेकर रोहिणी सेक्टर 23 स्थित सप्तऋषि अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 110 पर आ गए। पुलिस ने दैविक और विपुल नौटियाल से बात की और उनसे बात करने के बाद थाना प्रभारी को भी ये मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने सबसे पहले फ्लैट में छानबीन करने का निर्णय लिया और छानबीन करने के लिए फ्लैट के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो फ्लैट के अंदर बेड पर कोई व्यक्ति कम्बल ओढ़े सोता हुआ दिखाई दिया और विपुल नौटियाल ने जैसे ही कम्बल हटाया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां बिस्तर पर उसकी छोटी बहन कुमुदी की लाश पड़ी हुई थी और कुमुदी का गला कटा हुआ था, सर भी फटा हुआ था, बिस्तर पर चारों तरफ खून ही खून भरा हुआ था। किसी ने कुमुदी का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कम्बल से ढक दिया। चूंकि कुमुदी का पति हेमंत चतुर्वेदी फरार था और उसका फोन भी बंद आ रहा था, इसलिए विपुल नौटियाल ने यह आशंका जताई कि हो न हो हेमंत चतुर्वेदी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा। वहीं क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और जिले के अफसरों को सूचना देने के बाद
थाना प्रभारी ने घटना स्थल का बड़ी ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि हत्यारे का मकसद सिर्फ कुमदी की हत्या करना ही था, क्योंकि घर के कीमती सामान अपनी जगह पर मौजूद थे। कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। लूटपाट के चिन्ह भी नहीं मिल रहे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कई पुख्ता सबूत अपने कब्जे में लिए और मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना प्रभारी ने कुमदी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये बात 25 फरवरी 2014 की है। चूंकि मामला एक बड़े अखबार के पत्रकार के परिवार से संबंधित था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच थाना प्रभारी राजेश कुमार सहरावत ने करनी शुरू कर। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की संभावित टीम हत्यारे हेमंत चतुर्वेदी की खोज में जुट गई। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त अशोक चांद ने स्पेशल यूनिट के एसीपी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर पवन कुमार, एसआई मनदीप सांगवान, हेड कांस्टेबल पृथ्वी सिंह मुरलीधर, कांस्टेबल रोहित सोलंकी, विनोद कुमार, संजीव, अंकित, प्रदीप, राजेश आदि को शामिल किया। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीम हेमंत चतुर्वेदी को बड़ी ही सरगर्मी से तलाश करने लगी। पुलिस अपने स्तर से तो उसे ढूंढ ही रही थी, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। इसी तरह से लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत जाता है और दिल्ली में उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। अब क्राइम ब्रांच के एसआई मनदीप सांगवान के मन में एक विचार आता है कि हेमंत चतुर्वेदी जब दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो वो कहीं अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में तो नहीं छिपकर बैठ गया है, क्योंकि वो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। अब मनदीप सांगवान और कांस्टेबल विनोद ने उत्तराखंड में मौजूद अपने सूत्रों और उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से हेमंत को खोजना शुरू कर दिया और उनकी यह कोशिश रंग लाई। उन्हें पता चला कि वो कोटद्वार में भेष बदलकर रह रहा है और पुलिस को मिली ये जानकारी उसके लिए बड़ी काम की साबित हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 24 मई 2014 को हेमंत चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर दिल्ली में पूछताछ शुरू कर दी और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो हेमंत चतुर्वेदी के बदले हुए रूप को देखकर पुलिस खुद भी अचंभित रह गई। स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने हेमंत चतुर्वेदी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया और हेमंत से पत्नी कुमदी की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की गई तो हेमंत ने स्वीकार कर लिया कि पत्नी की हत्या उसने खुद की है और उसकी हत्या के संबंध में उसने जो कहानी पुलिस को बताई वो उसने बताया कि वह उसके दिमाग में शक के कारण हुई थी। कुमदी मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले बीपी नौटियाल की बेटी थी। बीपी नौटियाल बिक्री कर विभाग में अधिकारी थी और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में, इसलिए दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित मंदाकिनी अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते थे और वो सरकारी फ्लैट उन्हें सरकार की ओर से ही मिला हुआ था। बेटी कुमदी के अलावा उनका बड़ा बेटा विपुल नौटियाल था। बीपी नौटियाल एक अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। कुमदी की इच्छा शिक्षक बनने की थी और उसने सन 1997 में ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग कोर्स करना शुरू कर दिया और कोर्स खत्म करने के बाद उसे रोहिणी सेक्टर 25 स्थित रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल जाती। एक बड़े स्कूल में टीचर बनने के बाद वो बहुत खुश। वहां उसे लगभग 24 लाख सालाना का पैकेज मिला था। अब बेटी सयानी हो चुकी थी, नौकरी भी मिल चुकी थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, तो एक पिता ने उसके लिए उपयुक्त लड़का खोजना ही उचित समझा और वो अपने परिचितों से लड़का बताने की बात करने लगे। तभी उनके किसी परिचित ने उन्हें हेमंत चतुर्वेदी के संबंध में बताया। हेमंत चतुर्वेदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बगौली गांव के रहने वाले जगदीश चतुर्वेदी का लड़का था। जगदीश चतुर्वेदी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी और हेमंत नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन था। उसे लगभग 80,000 रुपए प्रति महीना सैलरी भी मिलती थी और वो अपने भाई बहनों के साथ संयुक्त परिवार के रूप में दिल्ली के पीतमपुरा के मंदाकिनी इनक्लेव में रहता था। बीपी नौटियाल ने जब हेमंत और उसके परिवार को देखा तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। हालांकि हेमंत की सैलरी भले ही कुमदी की सैलरी से आधी से भी कम थी, इसके बावजूद भी उन्होंने हेमंत को चुन लिया था और कुमदी को जब
इस बारे में जानकारी हुई कि जिस लड़के के साथ उनके पिता शादी के संबंध की बात कर रहे हैं उसकी सैलरी उससे भी कम है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद कुमुदी ने अपने पिता से शादी का विरोध नहीं, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि पिता ने जो फैसला लिया है वो किसी न किसी रूप में उसके लिए सही होगा। और दोनों तरफ से बातचीत पूरी होने के बाद 30 जनवरी 1998 को कुमुदी का विवाह हेमंत के साथ बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया गया। शादी के बाद कुमुदी चतुर्वेदी होकर परिवार के संग रहने लगी और कुछ दिन साथ रहने के बाद उसे ये महसूस हो गया था कि जिस हेमंत चतुर्वेदी से उसकी शादी हुई है वो लड़का उसके लायक भी नहीं। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, किया भी क्या जा सकता था, उसे जिंदगी उसी के साथ गुजारनी थी। लिहाजा कुमुदी ने खुद को ही एडजस्ट करने की कोशिश शुरू कर। वहीं हेमंत चतुर्वेदी की जो एक सबसे बड़ी कमी थी वो कमी थी रोज शराब पीना और कुमुदी से झगड़ा करना, क्योंकि कुमुदी ने उसे शराब पीने के लिए मना कर रखा था, लेकिन हेमंत ने उसकी एक भी कभी नहीं सुनी। और इन्हीं सब बातों का नतीजा ये निकला कि इसी शराब की बात को लेकर उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। हेमंत संयुक्त परिवार में रहता था। घर के लोग भी हेमंत की आदतों को जानते थे, उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन हेमंत पर उनकी या पत्नी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। और हेमंत के दोस्त भी यह बात जानते थे कि उसकी पत्नी की सैलरी और हेमंत की सैलरी में 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क है, और वो हेमंत को उलाहना भी देते थे कि वो पत्नी का गुलाम बनकर रहता होगा और तो और रात को बीवी के पैर भी दबाने पड़ते होंगे। और दोस्तों की ये बातें हेमंत के दिल में तीर की तरह चुभती चली जाती और दोस्तों की इन सब बातों से परेशान होकर वो जब घर वापस आता तो उसका सारा गुस्सा कुमुदी पर ही उतरता। इसी बीच कुमुदी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दैविक रखा। अब दैविक के पैदा होने के बाद कुमुदी उसी के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी और इस बीच उसने हेमंत के द्वारा दी जाने वाली प्रताड़नाओं को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी इस सहनशीलता को हेमंत ने गलत ढंग से लिया और इसी का फायदा उठाते हुए उसने कुमुदी को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हेमंत का एक चचेरा भाई था उमेश, वह कुछ दिनों तक तो यह सोचकर चुप रहा कि हेमंत अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन हेमंत ने परिवार में जब ज्यादा ही कलह करना शुरू कर दी तो बड़ा भाई होने के नाते उसने एक दिन हेमंत को समझाया कि देखो, तुम्हारे दोनों के बीच में शराब ही झगड़े की मुख्य वजह है और गृहस्थी में शांति बनाए रखने के लिए तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी। जब उमेश ने हेमंत से शराब छोड़ने के लिए ये सब बातें कही और समझाया तो असर ये रहा कि 2-4 दिन तक तो हेमंत ठीक रहा, लेकिन बाद में वो अपने पुराने ढर्रे पर फिर आ गया। हालांकि उमेश ने उसे फिर समझाया, लेकिन हेमंत पक्का ढीठ हो चुका था और उसे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो समझाने की बातें हवा में उड़ा दिया करता और उसने कुमुदी को और ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं देना शुरू कर दिया। और ये सब बातें बड़े भाई उमेश से सही नहीं जाती, इसलिए वो हेमंत को डपट भी देता था। लेकिन हेमंत शक्की किस्म का व्यक्ति था और वो उमेश के ज्यादा दखल देने पर उमेश पर ही शक करने लग गया कि कुमुदी का उमेश के साथ कहीं कोई चक्कर है और इसी वजह से उमेश उसका ज्यादा पक्ष लेते हैं। अब हेमंत ने उमेश की बात मानना तो दूर, उसका लिहाज करना भी बंद कर दिया। इस बात को लेकर हेमंत पत्नी को ताने भी मारता था, जबकि उमेश ने कभी भी कुमुदी को गलत नजरों से नहीं देखा था और कुमुदी भी उमेश को बड़ा भाई मानती। इसलिए हेमंत के तानों से उमेश के दिल को ठेस लगी और इन आरोपों से उमेश इतना आहत हो गए कि उन्होंने अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर रोहिणी के ही सेक्टर 16 में किराए पर घर लेकर रहना शुरू कर। ससुराल में कुमुदी का अब पक्ष लेने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था और जो पक्ष लेता था वो भी वहां से जा चुका था। अब कुमुदी की आंखों में आंसू बात बात पर भर आते थे, क्योंकि उसे हमदर्दी का एक शब्द कहीं से भी सुनने को नहीं मिलता था। बजाय हमदर्दी जताने के हेमंत बात बात में शब्दों की छुरी से उसके जिगर को काट रहा और जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो एक दिन कुमुदी ने सारी बातें मायके वालों से बता। सारी बातों को सुनने के बाद पिता बीपी नौटियाल, जो कि बहुत शरीफ व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा
कि घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं, वह कुछ दिनों में सामान्य हो जाए, और उन्होंने बेटी की गृहस्थी में किसी भी तरह से दखल देना उचित नहीं समझा। लेकिन इसका परिणाम कुछ और ही निकला। पहले तो हेमंत की पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता था, बाद में उसके परिवार वाले भी उस पर कलंक लगाने की मुहिम में शामिल हो गए। अब घर वालों का साथ मिल जाने के बाद तो हेमंत के हौसले सातवें आसमान पर हो गए। वहीं कुंदी के पिता ने शादी में 20 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे और बेटी को घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था, लेकिन सिर्फ दहेज में कार नहीं दी। हेमंत और उसके घर वाले अब कुंदी से कार की डिमांड करने लगे। जब कुंदी ने ये बात अपने पिता से कही तो पिता बीपी नौटियाल ने सोचा कि किसी तरह उनकी बेटी खुश रहे। हालांकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दामाद को नई कार खरीद कर दें, इसलिए उन्होंने पुरानी कार खरीदने के लिए जैसे तैसे 5 लाख रुपए इकट्ठा करके हेमंत को दे दी। और हेमंत ने उन पैसों से कार नहीं खरीदी, बल्कि उसने अपने दूसरे शौक पूरे करने शुरू कर दिए। शराब पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी हेमंत का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार नहीं बदला। वो पहले की तरह कुंदी को ताने मारता था। उसने सन 2000 में कुंदी को मारपीट कर घर से निकाल दिया और कहा यदि उसे यहाँ रहना है तो मायके से 2 लाख रुपए नगद लेकर आए। अब कुंदी परेशान होकर बेटे को लेकर मायके पहुंच गए। इसके बाद कुंदी ने ठान लिया कि जिस घर में उसकी इज्जत नहीं है वहां रहने से उसे अब क्या फायदा है। वो अब अपनी ससुराल नहीं जाएगी और वो उस पर अत्याचार करने वालों को सबक सिखा कर रहेगी। मायके वालों से राय मशवरा करने के बाद आखिर 16 दिसंबर 2003 को उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला पहुंच गई और हेमंत और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया, जिसकी प्राथमिकी पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि नामजद आरोपियों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। अब कुंदी को पुलिस से जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी और उस पर जुल्म करने वाले खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहे थे। उसने ससुराल पक्ष के नामजद लोगों के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए सम्मन जारी कर दिया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया। हेमंत ने भी कोर्ट में एक मामला दायर किया और उसने बताया कि नोएडा की जिस कंपनी में वो नौकरी करता था वहां से उसकी नौकरी छूट गई। अब वो बेरोजगार है, आजीविका चलाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। उसने कोर्ट से दरख्वास्त की कि पत्नी से उसे गुजारा भत्ता दिलाया जाए। कई साल तक मुकदमा चलने के बाद जीत हेमंत की। कोर्ट ने हेमंत चतुर्वेदी को बेरोजगार मानते हुए 30 अक्टूबर 2012 को फैसला सुनाया कि कुंदी पति को 30,000 रुपए प्रतिमाह देगी। कोर्ट के आदेश पर कुंदी कर भी क्या सकती थी। उसे अपनी लगभग आधी सैलरी गुजारा भत्ता के रूप में पति को देनी पड़ती। अब वो परेशान थी कि क्या करे। अब अपने 30,000 बचाने के लिए कुंदी ने हेमंत से समझौता करना मुनासिब समझा और ऐसे में उसे पति से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद हेमंत पत्नी और बेटे के साथ रोहिणी सेक्टर 23 में सप्तऋषि अपार्टमेंट में रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुंदी के बड़े भाई विपुल नौटियाल दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में उप संपादक हो गए थे और पिता बीपी नौटियाल रिटायर हो चुके, जिसके कारण बीपी नौटियाल को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था। विपुल ने वसुंधरा एनक्लेव में एक फ्लैट ले लिया था और वहीं वो बेटे के साथ रहने लगे। हेमंत कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपना पुराना ढर्रा अख्तियार। उसने कुंदी और उमेश के संबंधों को लेकर फिर से उंगली उठानी शुरू कर दी। यानी अब उन दोनों के बीच में फिर से कलह स्टार्ट हो। 25 फरवरी 2014 को भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू होती है और हेमंत गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद उसने वहीं पास में पड़े हुए हथौड़े को उठाया और उसे उठाकर कुंदी के सर पर दे मारा। एक ही बार में कुंदी का सिर फट गया और वो बेड पर धड़ाम से गिर गई। सिर से बड़ी ही तेजी से खून बह रहा था और ये देखकर हेमंत घबरा गया। अब उसे लगा कि यदि उसने अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ा और ये यदि जीवित बच गई तो वो उसे आजीवन जेल करवा कर रहे। खुद को बचाने के लिए वो तुरंत किचन में गया और वहां से एक तेज धार वाला चाकू उठा लाया और उसने कुंदी जो बेड पर बेहोश पड़ी थी उस चाकू से हेमंत ने उसका गला काट दिया और
गला कटने के बाद कुंदी की मृत्यु हो। हालांकि हेमंत का इरादा लाश को ठिकाने लगाने का था, लेकिन वो अंधेरा होने का इंतजार करने लगा और वो चाहता था कि इस बीच फ्लैट में कोई ना आए। इसलिए वो बाजार से तुरंत एक नया ताला खरीद कर लाया और उसने दरवाजे पर वो नया ताला लगा दिया और वहां से चला गया। घर का पुराना ताला उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पुराने ताले की चाबी बेटे दैविक के पास भी रहती और उसने बेटे को कुंदी के कहीं चले जाने की बात बताई थी और यही बात बताने के लिए फोन किया था कि फ्लैट पर वो देर से आए। लेकिन दैविक ट्यूशन पढ़कर शाम 6 बजे के लगभग फ्लैट पर पहुंचा था और बाद में जब देर हुई तो उसने अपने मामा को बुला लिया था और तभी भेद खुल गया। हेमंत चतुर्वेदी से पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे थाना बेगमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि मामला उसी थाना क्षेत्र का। थाना पुलिस ने भी हेमंत चतुर्वेदी से विस्तार से पूछताछ की और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। हालांकि हेमंत चतुर्वेदी अभी जेल में बंद है। मित्रों, ये कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था, किसी की आत्मा को कष्ट देने का नहीं था, सिर्फ आपको सजग रखने का। जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।